इस वीडियो में हम नज़म भाई ममदू का इमला की पढ़ाई करेंगे। इस नज़म के शायर का नाम है शानुल हक हक्की। कच्चा है भाई ममदू का इमला बहुत अभी, मिस्तर की तरह तो इसे लिखते हैं मुश्तरी। कच्चा है यानी अभी बहुत सी खराबियां हैं उसमें और बहुत सी दुरुस्ती की ज़रूरत है भाई ममदू को, क्योंकि वो अपना इमला बहुत गलत लिखते हैं। मस्तर मस्तर कहते हैं एक ऐसा आला जिससे सफ़े पर या कहीं भी लाइन लगाई जा सकती है, जैसे आप लोगों का स्केल होता है जिससे आप सफ़े पर लाइन लगाते हैं। तोय से लिखते हैं मुश्तरी, मस्तर में तोय है, इसी तरह वो मुश्तरी में भी तोय डाल देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? मीम शीन और साथ तोय लिखेंगे, फिर रे और छोटी ये। तो भाई ममदू जो है वो मुश्तरी इस तरह लिखते हैं तोय के साथ, यानी भाई ममदू को तोय और ते का फर्क ही नहीं पता। जाहिर है एक शोशे से बनता है सर का सीन, इसमें भी वो बनाते हैं दंदान तीन तीन। शोशा जो हम शीन लिखते हैं, सीन शीन, या जब भी कोई लफ्ज़ बनता है तो उसमें शोशे डलते हैं। तो सर जो है, जब सर का लफ्ज़ लिखा जाता है तो उसमें सीन के शोशे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो उसमें भी सर इस तरह लिखते हैं, 1 2 फिर 3 और फिर जाके वो रे बनाते हैं। भाई ममदू अपने अमला में बहुत सी गलतियां करते हैं। इसमें भी वो दंदाने कितने बना देते हैं? 3। जैसे मैंने यहाँ पे सर में 3 दंदाने बना दिए हैं, 1 2 3। शायर ने इस नज़्म में एक मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया है और उस अंदाज में वो बता रहे हैं कि अमला में किस किस तरह की गलतियाँ की जाती हैं और वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जिस लफ्ज़ को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसा को छोटी हे से भैंसा बना दिया। अब भैंसा दो चश्मी हे से लिखा जाता है, लेकिन वो गोल हे डाल देते हैं और वो भैंसा कुछ इस किस्म का हो जाता है। हे की आधी शक्ल हुक जैसी हमें नज़र आ रही, माफ़ कीजिएगा, आपके हाथ की कोनी जैसी नज़र आ रही है। भैंसा हमेशा दो चश्मी हे से लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि दो चश्मी हे और गोल हे की आवाज़ एक जैसी होती है, इसलिए भाई ममदू जो है वो इसमें गलती कर देते हैं। आवाज़ उनको समझ नहीं आती कि किसकी आवाज़ क्या है और कौन सा हर्फ या कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे लिखना सही रहेगा। अपनी नज़र में सारे मुसलमान भाई हैं, उनकी नज़र में खैर से हम सब भाई हैं। अब यहाँ भी दो चश्मी हे की गलती है, भाई हम लिखते हैं दो चश्मी हे के साथ, लेकिन वो दूसरी हे गोल हे से लिख रहे हैं, जैसे हमारे हाथ के बाजू की कोनी की शक्ल होती है। हम में भी वो लगाते हैं नाहक दो चश्मी हे, आयत में डाल देते हैं हमजा बजाय ये बड़ी ये। हम ऐसे लिखा जाता है हे गोल हे से, लेकिन वो यहाँ पे भी दो चश्मी हे लगा देते हैं, तो वो हम कैसे बन जाता है? दो चश्मी हे और फिर मीम के साथ। नाहक का मतलब होता है बिला वजह, यानी उसकी कोई वजह ही नहीं है। दो चश्मी हे से हम नहीं लिखा जाता, हे हुक वाली से लिखा जाता है, इसलिए हम हमेशा इस तरह लिखा जाता है, जिसको मैं यहाँ लाइन लगा रही हूँ जिस लफ्ज़ के नीचे। इसी तरह वो आयत में क्या डाल देते हैं? हमजा डाल देते हैं। यहाँ बड़ी ये की आधी शक्ल है, लेकिन वो आयत कैसे लिखेंगे? अलिफ मद्दा हमजा और ते, ये के नुक्ते को हटा के वो यहाँ पे हमजा डाल देते हैं। तो ये भी उनकी एक गलती है जो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अब आगे देखते हैं। वो गैस को भी फैज़ का समझे हैं काफिया, लिखते हैं जाल से ज़करिया को ज़करिया। गैस का मतलब होता है गुस्सा और फैज़ कहते हैं फ़ायदे को। काफिया का क्या मतलब होता है? जो हम आवाज़ अल्फाज हों जिनकी आवाज़ मिलती जुलती हो, तो वो गैज़ और फैज़ को भी काफिया बना देते हैं। हालांकि गैज़ जो है वो ज़ोए से नहीं लिखा जाता, बल्कि ज़ुआद से लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गैन
یہ اور ضاد، اس طرح سے غیظ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ غیظ بھی زوئے سے لکھتے ہیں اور یہ ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ جب غیظ زوئے سے لکھا جائے گا تو وہ ہم قافیہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی آواز ایک دوسرے سے نہیں مل رہی، زوئے کی اور ضاد کی۔ اسی طرح جب وہ زکریا لکھتے ہیں تو وہ زال سے لکھ دیتے ہیں، حالانکہ زکریا کا لفظ جو ہے وہ زے سے لکھا جاتا ہے، زے اور زال کی آواز میں بھی وہ فرق نہیں کر پاتے۔ یہ ایک مزاحیہ انداز میں لکھی ہوئی نظم ہے، جس سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غلطیاں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، بھائی ممدو کا نام ہے لیکن یہاں بہت سی غلطیاں ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ فرق ہی نہیں نذیر اور نذیر میں، دونوں کو زوئے سے تو کبھی زال سے لکھیں۔ اب نذیر زال سے لکھا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور جو آگے نذیر لکھا ہے زوئے کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ تو ان دونوں میں بھی وہ فرق نہیں کر پاتے، کبھی زوئے کے ساتھ دونوں الفاظ کو لکھ دیتے ہیں اور کبھی زال کے ساتھ دونوں الفاظ کو لکھ دیتے ہیں، تو ان کو زوئے میں بھی اور زال میں بھی کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا۔ یہ بھی ایک مزاحیہ انداز میں ہی بات کی گئی ہے۔ لکھا الف صبح الٹپ الف کے بن، حضرت تو مطمئن کو بھی لکھتے ہیں مطمئن۔ معاف کیجیے گا، اس شعر میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا الحساب الٹپ الف کے بن، حضرت تو مطمئن کو بھی لکھتے ہیں مطمئن۔ الحساب یعنی بہت زیادہ بار، بہت دفعہ وہ الف کو ہٹا دیتے ہیں اور صرف اگلا حصہ لکھ دیتے ہیں، الف کو لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ مطمئن کو کیسے لکھتے ہیں؟ حمزہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ مطمئن کی جگہ آئین کو لکھ دیتے ہیں، جبکہ صحیح لفظ جو ہے وہ مطمئن ہے حمزہ کے ساتھ۔ درخواست کو تو واو سے لکھتے ہیں خیر سب، برخاست میں بھی ڈالیں گے وہ واو بے سبب۔ درخواست میں تو واو آتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن وہ برخاست میں بھی واو ڈال دیتے ہیں، تو وہ لفظ کیسے بن جاتا ہے؟ تو وہ لفظ کچھ یوں بن جاتا ہے، واو کا اضافہ کر دیتے ہیں وہ درخواست کی طرح برخاست میں بھی، تو برخاست میں واو نہیں آتا۔ صحیح تلفظ یہ جس کے نیچے میں نے لائن لگائی ہے۔ کہتے ہیں چھوٹی اور بڑی یہ میں فرق کیا، دیکھا ہے ہم نے دلی کو دہلے لکھا ہوا۔ اب جب چھوٹی یہ یا بڑی یہ درمیان میں آتا ہے تب تو اس کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، کچھ یوں کر کے شکل ہوتی ہے چھوٹی یہ کی بڑی یہ کی، لیکن جب یہ آخر میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ اپنی پوری شکل میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی آواز میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ چھوٹی یہ کی آواز ہوتی ہے ای، اور بڑی یہ جب کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آواز ہو جاتی ہے اے۔ تو دلہی اور دلہے میں فرق ہے، چھوٹی یہ لکھیں گے تو وہ صحیح لفظ ہوگا، اور جب بڑی یہ کے ساتھ لکھیں گے تو وہ غلط لفظ ہوگا، یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بڑی یہ اور چھوٹی یہ میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے یہ۔ کتنے جناب ممدو کی کے املا میں کھوٹ ہے، تحریر ان کی ساری لطیفوں کی پوٹ ہے۔ ان کے املا میں بہت زیادہ کھوٹ ہے، یعنی کمی ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، ان کے املا میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ لطیفوں کی پوٹ ہے، یعنی ان کی تحریر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، لطیفے ہی ہوتے ہیں وہ سارے، کیونکہ اتنے زیادہ وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ پوٹ ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے جس میں چیزیں باندھی جاتی ہیں، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے ڈھیر، یعنی ان کی جو تحریر ہے، جو وہ لکھتے ہیں چیزیں، تو وہ تو ساری لطیفوں کا ایک ڈھیر ہے، اس میں تو لطیفے ہی لطیفے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک اتنی اچھی نظم شان الحق حقی نے لکھی اتنے اچھے انداز میں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور وہ اپنے املا کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست بھی کر لے۔ تو اب آپ نے اس نظم کو دوبارہ بھی پڑھنا ہے اور اس میں جو بھی چیزیں ہمیں صحیح کر کے بتائی گئی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال دیکھیے، مستر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ مستر ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟
नज़्म के पहले शेर के दूसरे मिसरे में हमने पढ़ा था, मिस्तर की तरह तोए से लिखते हैं मुश्तरी। तो मिस्तर का क्या मतलब हमने यहाँ जाना था। तो हम जवाब में लिखेंगे मिस्टर स्केल को कहते हैं, स्केल जिससे लाइन लगाई जाती है, जिससे सफ़े पर लाइन लगाई जाती है। तो आप ये जवाब लिखेंगे, मिस्टर स्केल को कहते हैं जिससे सफ़े पर लाइन लगाई जाती है। इसको आप फुट भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ गैस का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। हमने गैस का लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था, वो गैस को भी फैज़ का समझे हैं काफिया। गैस और फैज़ को वो हम काफिया कहते हैं और गैस गलत लिखते हैं। तो सोचें गैस कैसे लिखा जाएगा, ज़ोए की बजाय ज़्वाद से लिखा जाएगा। तो हम जवाब में लिखेंगे लफ्ज़ गैस का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, जवाब हम लिखते हैं सवाल से ही लिखेंगे, लफ्ज़ गैस का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, क्या को हटा देंगे और इसकी जगह पे लिखना है इसका सही तलफ़्फ़ुज़। तो क्या को हटाया और सही तलफ़्फ़ुज़ लिखा, ज़ोए की जगह पे ज़्वाद, और फिर है के आगे सवालिया निशान को हटाना है और जवाब में हमने ख़त्मा की अलामत लगा देनी है। तो जवाब बन जाएगा लफ्ज़ गैस का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ गैज़ है, ज़ोए की बजाय ज़्वाद है। सवाल नंबर 3, इस नज़्म के शायर का क्या नाम है। तो हमने क्या जाना था, इस शायर का क्या नाम है, शानुल हक हक्की है। तो हम जवाब में लिखेंगे इस नज़्म के शायर का नाम, यहाँ क्या के लफ्ज़ को हटा देना है और फिर नाम लिखेंगे शानुल हक हक्की है और फिर सवालिया निशान की जगह पे ख़त्मा की अलामत लग जाएगी। तो जवाब कुछ यूँ हो जाएगा, इस नज़्म के शायर का नाम शानुल हक हक्की है और सवालिया निशान की जगह पे ख़त्मा की अलामत लगा दीजिए। इस तरह हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 4, नज़ीर और नज़ीर में क्या फ़र्क है। दोनों में एक तो ज़ाल का और ज़ोए का फ़र्क है, तो यहाँ इनके माने में भी फ़र्क है, हम माने इसके बताएंगे। नज़ीर का मतलब क्या होता है, डराने वाला, और दूसरे नज़ीर ज़ोए वाले के साथ हम क्या माने होता है इसका हम माने बताएंगे मिसाल। नज़ीर का मतलब होता है मिसाल। तो जवाब कुछ यूँ लिखा जाएगा, नज़ीर का मतलब डराने वाला है जबकि नज़ीर का मतलब मिसाल है। ज़ाल वाले नज़ीर का मतलब है डराने वाला और माफ़ कीजिएगा, ज़ोए वाले नज़ीर का मतलब है मिसाल। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।